फ्रेंड्स, मैं हूं अहमद रज़ा और वीओ हेल्प सेंटर की तरफ से आप सबको वेलकम कहता हूं। CS602 की फ़ाइनल प्रिपरेशन के लिए एक वीडियो आपके लिए लेके आया हूं, जिसमें हमारे लेक्चर्स जो हैं वो 23 से लेके 45 तक साढ़े के साढ़े इन्वॉल्व हैं। इन सब के मेन टॉपिक्स को मैंने इकट्ठा करके एक फ़ाइनल प्रिपरेशन के लिए वीडियो बनाई है, जो कि आपके फ़ाइनल टर्म के पेपर्स में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगी। इसमें बहुत ज़्यादा MCQs होंगे, कॉन्सेप्चुअल चीज़ें होंगी, इसमें शॉर्ट क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चन के बारे में भी बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होगी। तो आपने इसे सिर्फ यही रिक्वेस्ट है कि स्किप करके मत देखिएगा इस वीडियो को, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल चीज़ें होंगी जो मैं आपको बताऊँगा कि आपके MCQs और शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी से क्लियर हो जाएंगे, तो आपके नंबर भी अच्छे आ जाएंगे। तो सबसे पहले आपसे यही रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि बाकी लेक्चर्स जो हैं, शॉर्ट लेक्चर्स जो मैं बनाता हूँ, वो भी आपको जल्दी से जल्दी मिल सकें। तो आज के इस लेक्चर को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, इनमें है टेक्सचर्ड ट्रायंगल। अब टेक्सचर्ड ट्रायंगल आपके पास ये एक इमेज शो हो रही है। मैं आपको इन टॉपिक्स में जल्दी से गुजारूंगा, क्योंकि आपने पीछे ये पढ़े हैं, तो इसलिए आपको सिर्फ और सिर्फ मेन जो इनके कॉन्सेप्ट है वो देख के बस आगे निकलता जाऊंगा। वी कैन आल्सो अप्लाई एनी बिट मैप। बिट मैप मैंने आपको बताया था कि किसी भी इमेज को, चाहे 2D की है, 3D की है, या किसी भी किस्म की ट्रायंगल है, ऑब्जेक्ट है या सर्कल है, इसकी फिलिंग के तरीके को हम बिट मैप कहते हैं। अब टेक्सचर्ड ट्रायंगल का मतलब यही है कि जो हमारे पास ट्रायंगल है वो किसी भी चीज़ से पहले से ऑलरेडी फिल है। तो इसमें एनी बिट मैप ऑन ट्रायंगल फॉर फिलिंग इट, कि इसमें ये बताया गया है कि टेक्सचर ट्रायंगल में हम किसी भी तरीके से, किसी भी बिट मैप के ज़रिए अपनी ट्रायंगल को फिल कर सकते हैं। तो बिट मैप का तरीका ये था कि जो भी हमारे पास इमेज है, हमने उसका सेंटर पॉइंट निकालना होता था। तो अब हमारे पास ये सेंटर पॉइंट निकला है, तो सेंटर पॉइंट से हमने इसके इर्द गिर्द सर्कल लगाना है। सेंटर पॉइंट है, इससे ऐसे सर्कल लगाते जाएंगे, इसको घुमाते जाएंगे, तो एक वक्त वो आएगा कि हमारी जो ऑब्जेक्ट है वो पूरे का पूरा फिल हो जाएगा। तो जब हमारा इमेज, जो हमारी कोई भी ऑब्जेक्ट है, ज्योमेट्रिकल शेप है, वो पूरी की पूरी फिल हो जाएगी किसी भी कलर से, तो इसे हम बिट मैप फिलिंग कहेंगे। अब ये हमारे पास एक एग्जांपल दी गई है कि ये हमारे पास जो एक बॉक्स आपको नज़र आ रहा है, इसमें हमें एक रीजन दिया गया है। रीजन एक ट्रायंगल का है। तो अब हम इसको जब क्लिप करेंगे इसमें से, तो हमारे पास ये वाला हिस्सा बाहर आ जाएगा। अब इस रीजन का मतलब यही है कि इनर साइड जो है वो हमें आउटपुट में मिल जाए, और जो आउटर साइड ऑफ द ट्रायंगल है वो उसे हम क्लिप करके रिमूव कर देंगे। उसके बाद हर लाइटिंग वन कलर, लाइटिंग और कलर के बारे में है कि यहाँ पे कौन कौन सी लाइटें हम किस तरह से इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले इट इज़ इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड हाउ कलर इज़ represented in computer graphics so that we can manipulate it effectively। सबसे पहले किसी भी चीज़ में कलर्स को शो करवाने के लिए, रिप्रेजेंट करवाने के लिए ग्राफिकल इमेज बना के उसे हमने जब कलर्स में चेंज करना है, उसमें कलर की फिलिंग करनी है, तो सबसे पहले हमारे ज़हन में यही चीज़ आती है कि कंप्यूटर ग्राफिक्स में हमने किस तरह से और कौन सा कलर और किस जगह पे शो करवाना है। A color is usually represented in the graphics pipeline। ये मैं आपको बता दूं कि पाइपलाइंस के ज़रिए RGB जो हमने पढ़ा था कि रेड, ग्रीन एंड ब्लू, ये हमारे पास 3 पाइपलाइंस होती हैं, जिनकी मदद से किसी भी स्क्रीन पे हम अपनी ग्राफिकल इमेज को, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को शो करवाते हैं। तो ये 3 हमारे पास पाइपलाइंस हैं, इलेक्ट्रॉन बीम्स हैं, जिनकी मदद से हमारी जो इमेज है, ग्राफिकल इमेज यानी कि कलरफुल जो इमेज है, वो क्रिएट होती है।
रिप्रेजेंटिंग कलर। अब रिप्रेजेंट हमने किस तरह करने हैं, बिफोर यू वी कैन गो अबाउट गिविंग कलर टू एनीथिंग इन अ सीन वी नीड टू नो हाउ टू रिप्रेजेंट द कलर। सबसे पहले हमने कलर्स के बारे में देखना है कि कलर को हमने रिप्रेजेंट किस तरह करना है, कौन सी जगह पे करना है, कितने साइज़ पे करना है, और इसकी इंटेंसिटी क्या होनी चाहिए, ये डार्क होगा, लाइट होगा, या कोई और कलर होगा, किस कलर को मिक्स करना है, किस को ऐसे ही सामने शो करवा देना है। ये सारी की चीज़ें हमने सबसे पहले अंडरस्टैंड करनी है। उसके बाद किसी ऑब्जेक्ट में हमने कलर को फिल करना है। यूजली वी यूज़ द सेम RGB यानी कि ग्रीन, रेड, ग्रीन एंड ब्लू चैनल्स डिस्कस बिफोर, जो हमने अभी पढ़े हैं कि ये तीन हमारे पास इलेक्ट्रॉन गन्स हैं जिनकी मदद से हम किसी भी स्क्रीन पे अपनी इमेज को शो करवा सकते हैं। अब इसके बाद है मल्टीप्लाइंग कलर्स के कलर वैल्यू। अब हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 3 कलर्स हैं, लेकिन अगर हम इसके अलावा हमें कोई कलर चाहिए तो वो हम किस तरह बनाएंगे। कलर्स आर मल्टीप्लाइड टू डिस्क्राइब द इंट्रैक्शन बिटवीन सरफेस एंड लाइट सोर्स। अब ये कलर की जो मल्टीप्लिकेशन है ये लाइट सोर्स और सरफेस के दरमियान इंट्रैक्ट करती है, इंट्रैक्ट को डिस्क्राइब करती है। अब ये देखें हमारे पास जो कलर है ये हमारे पास रेड है और ये ग्रीन है, लेकिन अगर हमें अब डार्क रेड की ज़रूरत पड़ गई है जैसे कि ये है, तो हम करेंगे ये कि रेड और ग्रीन को मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसकी जो इंटेंसिटी है रेड की वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, तो हमारे पास जो आउटपुट आएगा वो डार्क रेड आएगा। तो इस तरह से मल्टीप्लाई करके हम बाकी कलर्स को भी शो करवाते हैं। किसी की इंटेंसिटी ज़्यादा कर दी, किसी की मिकदार को हमने कम कर दिया, किसी को ज़्यादा कर दिया, तो इस तरह से हम अपने कलर्स को मिक्सअप करके अपनी ग्राफिकल इमेज को रिप्रेजेंट करवाते हैं। उसके बाद है क्लैंपिंग कलर वैल्यूज़। अब कलर की वैल्यूज़ हैं कि कोई कौन सा कलर है वो कितनी वैल्यू पे किसी भी कलर में या किसी ऑब्जेक्ट में आएगा। एनी वैल्यू दैट इज़ ग्रेटर देन 1 इज़ क्लैम्प्ड टू 1 एंड द वैल्यू दैट इज़ लेस देन 0 इज़ क्लैम्प्ड टू 0। ये आपने सिर्फ और सिर्फ MCQs के हवाले से याद करना है, वैसे ये कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है। उसके बाद है स्केलिंग कलर वैल्यूज़ बाय इंटेंसिटी। अब इंटेंसिटी में मैं आपको बता दूं कि जो इमेज हमारी है ग्राफिकल इमेज वो पिक्सल से मिलके बनती है। तो पिक्सल डॉट्स होते हैं जिनमें 0 और 1 की मदद से कोई भी कलर जो है वो स्टोर किया जाता है। तो यहाँ उसकी वैल्यू, उस बिट की वैल्यू या तो 0 हो सकती है या 1 हो सकती है। तो अब स्केलिंग के हिसाब से जो RGB हमारे पास है इनकी वैल्यूज़ 0 और 1 के हिसाब से स्टोर की जाती हैं। We might want to scale the color by dividing by largest color value the scaling the RGB values into 0 1 range। अब स्केलिंग में सबसे पहले हमने देखना होता है कि कौन सा कलर बहुत ज़्यादा है, कौन सा कलर कम है, किसकी इंटेंसिटी ज़्यादा है, किसकी कम चाहिए, किसकी ज़्यादा चाहिए। ये सारी की चीज़ें मद्देनज़र रखते हुए हमने 0 और 1 की सूरत में किसी भी बिट में किसी भी पिक्सल में कोई भी बिट जो है वो स्टोर करना है तो स्टोर वो एक ही बिट कर सकता है। अब चाहे हम 0 करवा लें या 1 करवा लें, तो जिसकी इंटेंसिटी हमने ज़्यादा करनी है वहाँ पे हम 1 पुट कर देंगे और जिसकी इंटेंसिटी हमें कम चाहिए होगी वहाँ पे हम 0 पुट करेंगे। तो इस तरह से हमारी ग्राफिकल इमेज जो है वो रिप्रेजेंट करवाई जाएगी। उसके बाद है नेगेटिव कलर्स एंड डार्क लाइट्स कि डार्क लाइट्स कौन सी होती हैं और किस तरह से बनती हैं। जो हमने पीछे पढ़ा कि कलर्स को मल्टीप्लाई करें तो फिर हमारे पास कुछ डार्क लाइट्स आती हैं या इनकी इंटेंसिटी को इंक्रीज़ कर दिया जाए, हद से ज़्यादा किसी कलर को यूज़ किया जाए तो भी वो डार्क लाइट में तब्दील हो जाता है। वी मे बी वेंडरिंग इफ़ वी कैन हैव कलर वैल्यूज़ ग्रेटर दैन द रेंज इन इंटरमीडिएट कैलकुलेशन। अगर जो हमारे पास वैल्यू ऑफ कलर है, रेंज है जिसके जो इसकी कलर की, अगर तो उस रेंज से ज़्यादा हम कलर की वैल्यू को इस्तेमाल करेंगे तो ये हमारे पास नेगेटिव कलर्स होंगी। वी हैव नेगेटिव वैल्यूज़ दैट आर कॉल्ड डार्क लाइट्स। ये हमारे पास नेगेटिव वैल्यूज़ होंगी जो ओवर रेंज हम इस्तेमाल करेंगे, इन्हें हम नेगेटिव वैल्यूज़ कहेंगे और ये नेगेटिव वैल्यूज़ ही डार्क लाइट्स कहलाती हैं। उसके बाद है लाइट्स एंड मटेरियल्स।
In order to understand how an object's color is determined, we will need to understand part that come into play to create the फाइनल कलर। सबसे पहले हमने ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करना है कि ऑब्जेक्ट के पार्ट कितने हैं, इसमें कलर कितने होंगे और कौन कौन सा कलर होगा, किस जगह पे होगा, कितनी इंटेंसिटी का होगा, कितने साइज़ का होगा। ओवरऑल हमने हर चीज़ को अपने ग्राफिकल ऑब्जेक्ट को देख के, ज्योमेट्रिकल शेप को देख के सबसे पहले हमने यही अब ऑब्ज़र्व करना है कि इसके कितने पार्ट हैं और किस तरह से फाइनल कलर होके क्रिएट होगा प्ले में। इसमें हमारे पास सबसे पहले जो लाइट है वो है एम्बिएंट लाइट। अब हम लाइट की जो टाइप्स हैं वो पढ़ रहे हैं। तो एम्बिएंट लाइट इसमें सबसे पहले है दिस इज़ द कलर ऑफ ऑब्जेक्ट व्हेन देयर इज़ नो पर्टिकुलर लाइट जस्ट द जनरल इन्वायरमेंट इल्यूमिनेशन। अब यहाँ पे ये बताया गया कि एम्बिएंट लाइट वो लाइट होती है जहाँ पे हमारे पास कोई भी पर्टिकुलर लाइट नहीं है और कोई छोटा सा ऑब्जेक्ट ऐसा है जिसके अंदर लाइट है थोड़ी सी, तो उसकी मदद से एक हल्की सी लाइट की जो लेयर है वो उसके इर्द गिर्द घूम रही है, तो इसे हम एम्बिएंट लाइट कहते हैं। उसके बाद डिफ्यूज़ लाइट है। तो डिफ्यूज़ लाइट तो नाम से ही शो हो रहा है कि कोई भी चीज़ जब डिफ्यूज़ हो जाती है तो उसकी बिल्कुल हल्की सी एक धीमी सी लाइट नज़र आती है। द डिफ्यूज़ लाइट इज़ द लाइट ऑफ सरफेस इफ़ द सरफेस वर परफेक्टली मेड। अगर किसी भी चीज़ को हमने धुंधला शो करवाना है तो वहाँ पे हम अपने डिफ्यूज़ लाइट को शो करेंगे। उसके बाद है specular light. The specular light mimics the shininess of a surface and its intensity is a function of the light reflection angle of the surface. अब अपने सरफेस को देखते हुए किसी भी चीज़ की, किसी भी लाइट की इंटेंसिटी को कम या ज़्यादा कर देना या उसे शाइनेस कर देना, ऐसी लाइट्स को हम स्पेकुलर लाइट्स कहते हैं। उसके बाद है एमिसिव लाइट। व्हेन वी नीड एन ऑब्जेक्ट टू ग्लो इन अ सीन वी कैन डू दिस विद एन एमिसिव लाइट। अब ग्लो का मतलब ये है कि जब आपने कभी भी MS वर्ड को इस्तेमाल किया हो तो उसमें एक ऑप्शन होता है टेक्स्ट को ग्लो करने का, यानी कि टेक्स्ट के इर्द गिर्द कोई भी चमकीली सी डार्क सी लाइट को शो करवाना, तो इसे हम ग्लो कहते हैं। तो ऐसी चीज़ों को ग्लो करने के लिए, शाइननेस करने के लिए हम एमिसिव लाइट का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद है लाइट टाइप्स एंड शेडिंग मॉडल्स। सबसे पहले हमारे पास जो लाइट्स हैं वो हैं पैरेलल लाइट्स, पॉइंट लाइट्स और स्पॉट लाइट्स। तो सबसे पहले हमारे पास पैरेलल लाइट्स है जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। दे रिप्रेजेंट लाइट दैट कम्स फ्रॉम एन इन्फिनिटली फार अवे लाइट सोर्स। कोई भी ऐसा लाइट सोर्स जो बहुत ज़्यादा दूर फासले पे पड़ा हो और बिल्कुल सामने उसका सरफेस हो, 2D सरफेस जो होता है जिस पे कोई भी लाइट पड़ती है तो ग्राफिकल इमेज रिप्रेजेंट होती है, वो बहुत ज़्यादा दूर पड़ा हो और फिर भी हमारी जो लाइट है वो लाइट सोर्स से निकल के अपने उसकी जो रेज़ हैं वो बिल्कुल सीधी जाके अपने सरफेस पे टच करें, तो ये हमारे पास पैरेलल लाइट्स है। इसकी एक एग्जांपल ये है कि जैसे एक लेज़र लाइट है, उसकी जितने फासले पे रेज़ उसके लाइट सोर्स से निकलती हैं उतनी ही रेज़ उतने ही डिफरेंस से जाके अपने 2D सरफेस पे पड़ती हैं। तो ऐसी लाइट जो फैलती नहीं है, बिल्कुल सीधी जाके अपने टारगेट को टच करती है, तो ऐसी लाइट्स को हम पैरेलल लाइट्स कहते हैं। उसके बाद है पॉइंट लाइट। दे रिप्रेजेंट इनफाइनाइटली स्मॉल पॉइंट दैट एमिट लाइट। अब ये एक हमारे पास ये एग्जांपल है कि ये हमारे पास जो सेंटर पॉइंट है ये हमारे पास लाइट है और जो एरोज़ इसकी चारों साइडों पे फैल रही हैं ये हमारे पास लाइट सोर्स होगा, एमिट्स ऑफ लाइट रेज होंगी। ये पॉइंट लाइट ऐसी लाइट है जिसकी रोशनी चारों तरफ एक जैसी, बिल्कुल एक ही स्पीड में और एक जितनी फैलती है और ये चारों साइडों पे
रोशनी करती है। उसके बाद है स्पॉटलाइट। स्पॉटलाइट ज़्यादातर हमारे पास थिएटर में इस्तेमाल की जाती है, स्टेज शोज़ में इस्तेमाल की जाती है। जब कोई भी आपका होस्टिंग कर रहा होता है स्टेज पे, तो एक जो सीधी लाइट उसके ऊपर जा रही होती है, जैसे जैसे वो आपका होस्ट आगे पीछे होता है तो वो लाइट भी बिल्कुल उसके ऊपर ही आगे पीछे होती रहती है। तो वो जो लाइट है वो हमारे पास स्पॉटलाइट होती है। ये इसका जो एंड वाला पॉइंट है, ये हमारे पास स्पॉट लाइट की लोकेशन होती है और ये इस तरह से आगे आगे फैल जाती है और ये आके अपना ये टारगेट को क्लियर करती है। और ये इसका सरफेस है, जितने एरिए पे इसने घूमना होता है, फैलना होता है। ये ज़्यादा तो फैलती नहीं है, एक तो आदमी के ऊपर ही रह सकती है और ये थिएटर में ज़्यादातर इस्तेमाल होने वाली लाइट होती है। उसके बाद हमारे पास है टाइप्स ऑफ शेडिंग। इसमें सबसे पहले है लैम्बर्टाइन शेडिंग, ग्राउट शेडिंग और फोंग शेडिंग। सबसे पहले लैम्बर्टाइन शेडिंग के बारे में हम पढ़ेंगे। ट्राइंगल्स दैट यूज लैम्बर्टाइन शेडिंग आर पेंटेड विद वन सॉलिड कलर इंस्टेड ऑफ यूजिंग अ ग्रेडियंट। जो भी ट्रायंगल्स लैम्बर्टाइन शेडिंग में आती हैं या पेंट होती हैं वो एक सॉलिड कलर से बनी हुई होती हैं। अब ये हमारे पास जो इमेज शो करवाई गई है, इसके आप कोने देखें किस तरह के, ये शेडिंग में बिल्कुल इसी तरह से शो होंगे। और ये हमारे पास जो यहाँ पे बॉक्स बने हुए हैं, लैम्बर्टाइन शेडिंग एक ऐसी शेडिंग है जो हमारी इमेज को हूबहू हमें साए में भी दिखा देती है। तो ऐसी शेडिंग को हम लैम्बर्टाइन शेडिंग कहते हैं। उसके बाद हमारे पास है ग्राउट शेडिंग। तो ग्राउट शेडिंग में हमारे पास किसी भी ऑब्जेक्ट की आउटर साइड जो होती हैं वो हमें बिल्कुल क्लियरली नज़र आ रही होती हैं कि ये किस तरह की है आउटर साइड से। इनर साइड में हमें कुछ भी मालूम नहीं होता कि ये किस तरह की शेप है हमारे पास, लेकिन आउटर साइड पे इसके अगर जितने भी कोने हैं या जिस तरह की भी शेप है आउटर साइड पे, ये सारी की सारी शेडिंग में एक पॉलीगॉन है या कुछ भी है तो ये हमारे पास शो हो जाती है। तो उसके बाद है फोंग शेडिंग। फोंग शेडिंग हमारे पास क्या है कि फोंग शेडिंग इज़ द मोस्ट रियलिस्टिक शेडिंग मॉडल वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट एंड आल्सो द मोस्ट कंप्यूटेशनल एक्सपेंसिव। फोंग शेडिंग हमारे पास बिल्कुल एक रियल इमेज को शो करवाने के लिए जो शेडिंग इस्तेमाल की जाती है या मॉडल इस्तेमाल किया जाता है उसे हम रियल शेडिंग कहते हैं। ये काफ़ी एक्सपेंसिव भी होती है और ये कुछ इस तरह से हमारी इमेज को दिखाती है कि अब इसकी साइडें तो आप देखें ये बिल्कुल सारे के सारे कोने हमें नज़र आ रहे हैं और सेंटर से भी देखें कि इस तरह लग रहा है कि ये पूरे का पूरा एक सर्कल है, एक बॉल की तरह की कोई भी शेप है जो बिल्कुल गोल हमें नज़र आ रही है। उसके बाद है फिज़िकली बेस्ड इल्यूमिनेशंस। इनमें इन ऑर्डर टू गेट अ मोर रियलिस्टिक प्रेजेंटेशन ऑफ लाइटिंग, अगर हमें बिल्कुल रियल इमेज चाहिए अपने प्रेजेंटेशन में, जो लाइट है वो बिल्कुल रियलिस्टिक चाहिए, वी नीड टू मूव अवे फ्रॉम द सिंपलिस्टिक मॉडल्स। हमें सिंपलिस्टिक मॉडल से मूव करना पड़ेगा दैट आर फाउंड हार्ड कोडेड इन मोस्ट ग्राफिक पाइपलाइंस and move to something that is based more in physical representation of light as a wave with properties of its own that can interact with the environment। बिल्कुल एक वेव की सूरत में जो हमारे पास फिज़िकल रिप्रेजेंटेशन होती है उसकी लाइट का इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट करना, किसी भी तरीके से हमारी इमेज को फिज़िकली रिप्रेजेंट कर देना। तो यही मतलब है हमारे पास इसका। टू डू दिस वी विल नीड टू अंडरस्टैंड हाउ लाइट पासिस थ्रू अ मीडियम एंड हाउ हिटिंग द बाउंड्री लेयर। अब हम इसमें ये पढ़ेंगे कि कोई भी अगर हमारे पास जो लेयर है उसमें हमारी जो लाइट है वो किस तरह से, कितनी स्पीड से और किस एंगल से गुज़रती है, कितनी स्पीड से किसी भी मीडियम से गुज़र सकती है और उसका एंगल क्या बनता है। तो सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास एक एग्जांपल है कि ये हमारे पास एक लाइट आ रही है ऊपर से और ये हमारे पास ग्लास है। तो अब यहाँ से जब लाइट आएगी तो एक तो यहाँ से सेंटर पॉइंट से टच होके एक लाइट तो यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाएगी
इस साइड को, और दूसरी जो नीचे लाइट आएगी उसका एंगल चेंज हो जाएगा। चेंज इसलिए होगा कि जब ग्लास में से कोई भी लाइट गुजरेगी, सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि एयर में, हवा में किसी भी रोशनी जो भी होती है तो उसकी जो स्पीड होती है वो बहुत ही ज़्यादा तेज़ होती है, और जब किसी ग्लास में गुजरती है तो वो थोड़ी सी कम हो जाती है उसकी स्पीड। पानी में भी किसी रोशनी की जो स्पीड है वो कम हो जाती है हवा की निस्बत, और जो गैस है उसमें हमारी रोशनी की ट्रैवल करने की स्पीड है वो बहुत ही ज़्यादा कम होती है। तो अब इस हमारे पास जो इमेज है यहाँ पे ग्लास है, तो ग्लास में ऊपर से जब रोशनी आ रही है तो यहाँ पे आके जब टच होगी तो इसकी स्पीड कम होगी, तो ऑटोमेटिकली हमारा जो एंगल है वो चेंज होके नीचे को आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास है रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन आप सबको पता है कि हमारा अक्स दिखाने वाली कोई भी चीज़, उससे हम रिफ्लेक्शन कहते हैं। उसके बाद हमारे पास है रिफ्रैक्शन। ये जल्दी मैं आपको इस तरह से बता रहा हूँ कि क्योंकि आपने पीछे ये सारे के सारे लेक्चर जो हैं ये टॉपिक आपने क्लियर कर लिए हैं। तो रिफ्रैक्शन हैपन्स व्हेन अ लाइट वेव गोज़ फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। जब भी किसी एक मीडियम को पास करके कोई भी लाइट दूसरे मीडियम में एंटर होती है तो उसके जो स्पीड पे असर पड़ता है, उसके जो एंगल पे असर पड़ता है, उसे हम रिफ्रैक्शन कहते हैं। अब ये आप देखिए कि यहाँ से ये लाइट तेज़ी से आ रही थी, इस ग्लास से टकराई और इसकी जो स्पीड है वो कम हो गई और ये नीचे को बेंड हो गई, तो इसका जो एंगल है यहाँ पे इसकी निस्बत जो है वो कम हो गया, तो ये हमारे पास रिफ्रैक्शन है। उसके बाद हमारे पास है कर्व्स। कर्व्स क्या है कि कर्व इन मैथमेटिक्स एंड एब्स्ट्रैक्ट टर्म यूज टू डिस्क्राइब अ पाथ ऑफ ए कंटिन्यूसली मूविंग पॉइंट। अब कंटिन्यूसली किसी भी चीज़ की मूवमेंट को शो करवाने के लिए जो लाइंस लगाई जाती हैं वो हमारे पास कर्व होते हैं। अ पैरामेट्रिक कर्व इज़ one whose defining equation are given in terms of single common independent variables called the parametric variables। पैरामेट्रिक वेरिएबल्स के ज़रिए ही हम पैरामेट्रिक कर्व्स को बना सकते हैं जिनमें इंक्लूड होते हैं सिंगल कॉमन और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। अब पैरामेट्रिक कर्व क्या है? पैरामेट्रिक इक्वेशन आर कॉमनली यूज टू एक्सप्रेस द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स। कोऑर्डिनेट्स को ही एक्सप्रेस करते हैं जो हमने पढ़े थे ज्योमेट्रिकल ऑब्जेक्ट में, क्या 1D कोऑर्डिनेट, 2D कोऑर्डिनेट और 3D कोऑर्डिनेट्स। इन तीनों कोऑर्डिनेट्स को एक्सप्रेस करवाने के लिए हमारे पास पैरामेट्रिक इक्वेशंस जो हैं वो इस्तेमाल होती हैं। यहाँ पे प्लेन कर्व है। अ प्लेन कर्व इज़ अ कर्व दैट लाइज इन अ सिंगल प्लेन। किसी भी सिंगल प्लेन पे कोई भी किसी भी चीज़ की कंटिन्यूटी को शो करवाना हमारे पास एक प्लेन कर्व होता है। 2D प्लेन पे 2D प्लेन पे जब हम किसी भी चीज़ की कंटिन्यूसली मूविंग दिखाएंगे तो ये हमारे पास प्लेन कर्व होगा। ये ओपन भी हो सकते हैं, क्लोज भी हो सकते हैं। जैसा कि अब ओपन की एग्जांपल ऐसी है कि जब हमारे पास पैराबोला और हाइपरबोला की हमने एग्जांपल देखी थी तो वो ओवरऑल होल की शेप में नहीं थे, गोल शेप में नहीं थे, वो तकरीबन कुछ इस तरह के थे। ये हमारे पास पैराबोला और ये हमारे पास हाइपरबोला की इमेज है। तो ये हमारे पास ओपन सर्कल हैं, तो मतलब कि ये फुल क्लोज नहीं है। तो ये हमारे पास जो ओपन प्लेन है, और अगर हम पूरा सर्कल ड्रॉ करेंगे या एलिप्स को ड्रॉ करेंगे तो ये हमारे पास क्लोज्ड प्लेन कर्व कहलाएंगे। उसके बाद है स्पेस कर्व। अ कर्व विच में पास थ्रू एनी रीजन ऑफ 3 डायमेंशनल स्पेस। किसी भी 3 डायमेंशनल स्पेस से गुजरने वाला कोई भी कर्व, इससे हम स्पेस कर्व कहलाते हैं। एज कॉन्ट्रास्टेड टू अ प्लेन कर्व विच मस्ट लाई ऑन अ सिंगल प्लेन। किसी भी सिंगल प्लेन पे 3 डायमेंशनल प्लेन पे स्पेस पे कर्व को शो करवा देना या किसी भी ऑब्जेक्ट को शो करवा देना, ये हमारे पास
स्पेस कर्व कहलाता है। उसके बाद है टेंजेंट लाइन। टेंजेंट लाइन के बारे में मैंने आपको बताया था कि 2D स्पेस पे कोई भी सरफेस होगा तो उस पे अगर कोई भी आर्क लगी है या कोई भी सर्कल ड्रॉ किया है तो उसके आउटर साइड पे जो भी लाइन टच करके निकल जाएगी एक सिंगल पॉइंट पे, किसी भी साइड पे टच करके आउटर साइड पे निकल जाएगी, इनर साइड पे नहीं आनी चाहिए। अगर तो आउटर साइड से टच करके गुजर जाएगी, पास अवे हो जाएगी, तो ये लाइन हमारी टेंजेंट लाइन कहलाएगी। उसके बाद है बेजियर कर्व्स। बेजियर कर्व इज़ एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ ऑलमोस्ट एवरी कंप्यूटर ग्राफिक्स इलस्ट्रेशन प्रोग्राम एंड कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन सिस्टम इन यूज़ टुडे। अब बेजियर कर्व तो कंप्यूटर का बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। जैसे कि अब कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन है तो इसमें कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स जो हमारी ड्राइंग्स होती हैं वो ड्रॉ की जाती हैं, तो इनमें हमारे पास बेजियर कर्व्स का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे एग्जांपल में बताया गया है कि कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन यानी कि ऑटोकैड जिसमें बिल्डिंग्स के मैप वगैरह बनते हैं, तो ऐसी बिल्डिंग में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट किस्म के एंगल्स इस्तेमाल किए जाते हैं, तो इन एंगल्स को इस्तेमाल करने के लिए हमारे पास बेजियर कर्व इस्तेमाल किया जाता है। ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शंस, इसमें ये कि वी कैन ड्रॉ अ बेजियर कर्व यूजिंग अ सिंपल रिकर्सिव ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन। लेट्स बिगिन बाय कंस्ट्रक्टिंग अ सेकेंड डिग्री। अब हमने यहाँ पे सेकेंड डिग्री का इस्तेमाल करना है। वी सिलेक्टेड 3 पॉइंट्स ए बी सी दैट लाइन। अब मैं आपको ये बता दूं कि इस एग्जाम्पल के बारे में भी बात की जा रही है। ये हमारे पास एक आर्क है, इसके जो हमारे पास स्टार्टिंग पॉइंट है वो ए है और एंडिंग पॉइंट हमारे पास सी है। तो अब ये ए बी जो लाइन है हमारे पास, ये यहाँ पे ए पे इस कर्व को या इस आर्क को टच कर रही है, तो हम कहेंगे कि ए बी टेंजेंट टू ए। और ये जो बी सी हमारे पास लाइन है वो कर्व को सी पे आके टच कर रही है, तो हम ये लिख सकते हैं कि बी सी टेंजेंट टू सी। ऐसे ही हम डी ई को भी एफ के टेंजेंट के बारे में लिख सकते हैं। उसके बाद हमारे पास है फ्रैक्टल्स। फ्रैक्टल्स आर ज्योमेट्रिक पैटर्न्स दैट इज रिपीटेड एट एवर स्मॉलर स्केल्स टू प्रोड्यूस इर्रेगुलर शेप्स एंड सरफेसेस दैट कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड बाय क्लासिकल ज्योमेट्रीज। ऐसी इर्रेगुलर शेप्स जिनको प्रोड्यूस करने के लिए छोटे से छोटे स्केल की ज़रूरत पड़े, तो ऐसे स्केल्स पे किसी भी इर्रेगुलर शेप को किसी भी सरफेस पे ड्रॉ करने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए, ऐसी शेप जो क्लासिकल ज्योमेट्री में ड्रॉ नहीं हो सकती, तो इन शेप्स को इस्तेमाल करके इन शेप्स को ड्रॉ करने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए हमें फ्रैक्टल्स की ज़रूरत पड़ती है। अब फ्रैक्टल्स का काम यही होता है कि अब ये हमारे पास जैसे ऑब्जेक्ट है, तो ये हमारे पास एक सिंगल लाइन थी, तो ये हमारे पास ऑड नंबर था, यानी कि एक सिंगल लाइन थी, एक सिंगल बॉक्स था। इसका काम यही है कि इसने हमें छोटे छोटे हिस्सों में इस बड़े ऑब्जेक्ट को डिवाइड करके दे देना है, ये इसका काम है। अब ये हमारे पास अब एक स्केल है, तो इसको हम जब 1/2 यानी कि 1/4 के साइज से काटेंगे तो हमारे पास यहाँ पे 16 बिट्स बनेंगी, यानी कि 16 खाने हमारे पास इस बॉक्स के बनेंगे। उसके बाद है कोच कर्व। यूक्लिडियन ज्योमेट्री इज़ द ज्योमेट्री ऑफ लाइंस, प्लेन्स, सर्कल etc. It is simple and it works, and for a long time mathematicians through it was a responsible representation. यूक्लिडियन ज्योमेट्री में हमारे पास लाइंस, प्लेन्स और शेप्स वगैरह इस्तेमाल की जाती हैं, जो कि एक लंबे अरसे से मैथमेटिक्स में इस्तेमाल किया जा रहा है। कोच कर्व जो कि नेचर को रिप्रेजेंट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। उसके बाद हाउएवर पीपल सोन, अब इसके बाद लोगों ने ये डिस्कवर किया कि कुछ कर्व्स, कुछ हमारे पास ड्राइंग्स ऐसी भी हैं जो इसमें ड्रॉ नहीं की जा सकती, यानी कि क्लासिकल ज्योमेट्री में उनको ड्रॉ करना हमारे पास बहुत ज़्यादा मुश्किल था, तो उसको डिस्क्राइब करने के लिए हमने
कोच कर्व इस्तेमाल किया। अब ये देखें कि हमारे पास ये एक ट्रायंगल है, तो इसमें जब हम एक और ट्रायंगल को बनाएंगे, अब ओरिजिनल ट्रायंगल हमारे पास ये है और हमने जो दूसरी ट्रायंगल बनाई है तो ये हमारे पास, ये देखें कितने ज़्यादा ट्रायंगल हमारे पास बन चुके हैं। अब हमने करना ये है कि ये जो हमारे पास ट्रायंगल छोटे छोटे बने हैं साइडों पे, इनके कोनों में हमने और ट्रायंगल्स को ड्रा करके इसी इमेज को कॉम्प्लेक्स बनाना है। तो अब ये देखें हमने सारे के सारे जो कोने थे हमारे पास उनके अंदर ट्रायंगल्स को शो करवा दिया, तो हमारे पास ये इमेज जो है वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो गई है। तो ऐसी कॉम्प्लेक्स जो इमेजेस हमारे पास क्लासिकल ज्योमेट्री में शो नहीं होती हैं, इसलिए इनको कोच कर्व के ज़रिए इस्तेमाल किया जाता है। अब करना ये है कि इसी इमेज में हमने दोबारा हर एंगल पे, हर पॉइंट पे, अब ये हमारे पास जो पॉइंट है इनमें हमने दोबारा से ये अपनी जो स्टार वाली ऑब्जेक्ट है ये एक और बार ड्रॉ करनी है। तो ये देखें हमारे पास ये और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स तरीके की इमेज जो है वो ग्राफिकल इमेज शो करवा दी गई है। उसके बाद हमारे पास है फ्रैक्टल ज्योमेट्री। ऑलमोस्ट ऑल ज्योमेट्रिक फॉर्म यूज्ड फॉर बिल्डिंग मैन मेड ऑब्जेक्ट्स बिलोंग टू यूक्लिडियन ज्योमेट्री। दे आर कंप्राइज्ड ऑफ लाइन्स, प्लेन्स, रेक्टेंगुलर वॉल्यूम, आर्क्स, सिलेंडर्स, शेप्स etc। इसमें ये बताया गया कि सारी की सारी जो ये ज्योमेट्री है ये मैन मेड ऑब्जेक्ट्स को बनाने में इस्तेमाल की जाती है। जैसे किसी भी चीज़ की वॉल्यूम है, आर्क है, सिलेंडर है, शेप है, रेक्टेंगुलर है, सर्कल है, या कोई स्क्वायर है, प्लेन है, लाइन है, किसी भी किस्म के ज्योमेट्रिकल ऑब्जेक्ट को शो करवाने के लिए ज्योमेट्री हमारे पास यूज़ होती है। दीज एलिमेंट्स कैन बी क्लासिफाइड एज बिलोंगिंग टू एन इंटीग्रिटी डायमेंशन आइदर। ये हमारे पास 1, 2 और 3 इस तरह के नंबर्स के हिसाब से, डायमेंशन के हिसाब से शो किए जाते हैं। अब ये देखें हमारे पास जब स्टार्टिंग पॉइंट हमारे पास होगा तो ये किसी एक यूनिक नंबर से स्टार्ट होगा। जब एंडिंग पॉइंट देखेंगे तो एंडिंग पॉइंट भी किसी भी शेप में एक यूनिक नंबर से शो हो रहा होगा। और अगर इसमें हमें सेंटर पॉइंट को शो करवाना है, रिप्रेजेंट करवाना है, तो ये भी हमारे पास एक यूनिक नंबर के साथ शो किया जाएगा। इसके बाद है ओपन जीएल। ओपन जीएल में यही है कि ओपन जीएल ग्राफिक्स लाइब्रेरी इज़ अ क्रॉस लैंग्वेज क्रॉस प्लेटफॉर्म एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। ये एक एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस है API फॉर रेंडरिंग 2D एंड 3D वेक्टर ग्राफिक। अब जो हमारे पास ओपन ग्राफिक लाइब्रेरी है वो API से, यानी एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस से रेंडरिंग करेगी हमारे 2D और 3D ग्राफिकल वेक्टर्स को। द API इज़ टाइपिकली यूज टू इंटरेक्ट। ये API जो है हमारे पास जो यानी कि एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस है, ये इस्तेमाल किया जाता है टू इंटरेक्ट विद द ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट GPU टू अचीव हार्डवेयर एक्सेलरेटेड रेंडरिंग। हार्डवेयर की रेंडरिंग में बहुत ज़्यादा तेज़ी को अचीव करने के लिए, यानी तेज़ी से काम करने के लिए ये GPU से इंटरेक्ट करता है। ये हमारे पास कुछ पॉइंट्स हैं जो हमने पीछे भी पढ़े हैं, यानी कि रोटेशन हमारे पास ये थी कि किसी भी चीज़ को कॉन्टीन्यूसली मूविंग की शेप में लेके आना, या कोई आर्क लगा देना, कोई सर्कल लगा देना, कॉन्टीन्यूटी को यानी कि मूवमेंट को शो करना किसी भी चीज़ की। तो ये है हमारे पास रोटेशन था। उसके बाद ट्रांसलेशन में ये है कि किसी एक ऑब्जेक्ट को एक जगह से उठा के उसकी लोकेशन को चेंज करना, उसे दूसरी जगह पे शिफ्ट कर देना, मूव कर देना, ये हमारे पास ट्रांसलेशन थी। स्केलिंग में ये था कि हमारे पास किसी भी चीज़ का जो साइज़ है, उसकी लेंथ है, उसकी विड्थ है या उसकी हाइट है, तो इसमें चेंजिंग करके किसी भी चीज़ के साइज़ को छोटा या बड़ा कर देना हमारे पास स्केलिंग थी। और उसके बाद रिफ्लेक्शन है, तो रिफ्लेक्शन जो है वो हमारा अक्स दिखाती है कि हमारी जो इमेज है बिल्कुल उसी तरह की इमेज हमें दूसरे पोर्शन में भी नज़र आए। उसके बाद ये कुछ प्रोजेक्शन थी, जो प्रोजेक्टर की मदद से हमारी
ग्राफिकल इमेज शो करवाई जाती है किसी भी 2D सरफेस पे। तो ये हमने सारे के सारे पॉइंट्स पीछे बहुत ज़्यादा डिटेल से पढ़ लिए हैं। उसके बाद है ओवरव्यू द कैमरा एनालॉजी, के कैमरा किसी भी ऑब्जेक्ट को किस तरह से कैप्चर करता है। द ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस टू प्रोड्यूस द डिज़ायर्ड सीन फॉर व्यूइंग इज़ एनालॉगस टू टेकिंग अ फोटोग्राफ विद अ कैमरा। अब कैमरा की मदद से हम किसी भी चीज़ को, किसी भी सीन को किस तरह से कैप्चर करते हैं, ये हम आज ट्रांसफॉर्मेशन का प्रोसेस पढ़ेंगे। ये जो हमारे पास है यहाँ पे एक स्टैंड है नीचे कैमरे के नीचे, तो ये इसे हम ट्राइपॉड कहते हैं। और ये जो कैमरा है ये हमारा व्यू पॉइंट होता है। उसके बाद ये हमारे पास है कि ये हमारे पास ट्राइपॉड और कैमरा है, ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है। तो अब ये जो हमारा कैमरा है इसका ये पीछे लेंस लगा है, जिसकी मदद से हमने अपने ऑब्जेक्ट को कैप्चर करके अपने कंप्यूटर में शो करवाना है। थिंकिंग अबाउट ट्रांसफॉर्मेशंस, अब हमारे पास यहाँ पे एक डिफरेंस ये दिखाया गया है कि किसी भी चीज़ को अगर रोटेट देन ट्रांसलेट करें और ट्रांसलेट देन रोटेट करेंगे तो इसमें डिफरेंस क्या आएगा। अगर तो हम अपने ऑब्जेक्ट को पहले रोटेट करेंगे तो उसका जो एंगल है वो बहुत ही ज़्यादा छोटा होगा, उसका जो सर्कल है वो उसी ऑब्जेक्ट के इर्द गिर्द ही घूमेगा। और फिर इसको ट्रांसलेट करेंगे। और उसके बाद ये है कि अगर हम सबसे पहले ट्रांसलेट करें, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह पे अपने ऑब्जेक्ट को ले जाएं और उसके बाद उसे रोटेट करेंगे, तो उसका जो सर्कल बनेगा वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा बनेगा। उसके बाद है मॉडलिंग ट्रांसफॉर्मेशंस, इसमें ट्रांसलेट है जो हमने अभी पढ़ा था कि एक जगह से दूसरी जगह पे किसी भी चीज़ को 2D सरफेस पे 2D प्लेन पे मूव कर देना, ये हमारे पास ट्रांसलेशन है। उसके बाद रोटेट है, रोटेट में है कि किसी भी चीज़ की मूवमेंट को शो करवाना कि वो किस एंगल से किस जगह पे मूव कर रही है। उसके बाद ये स्केल है, स्केलिंग में हमने बताया था कि किसी भी चीज़ की साइज़ को छोटा बड़ा कर देना, ये हमारे पास स्केलिंग होती है। उसके बाद एनिमेशन है, जो हमने 45 लेक्चर पढ़ा था कि एनिमेशन में किसी भी डिस्प्ले डिवाइसेस की मदद से किसी भी स्क्रीन पे किसी ऑब्जेक्ट को, कोई वीडियो है या इमेज है, उसे हम किसी भी ऑब्जेक्ट की मूवमेंट को दिखा देना किसी स्क्रीन पे, ये हमारे पास एनिमेशन कहलाती है। कंप्यूटर एनिमेशन इज़ एन आर्ट ऑफ क्रिएटिंग मूविंग इमेजेस वाया द यूज़ ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की मदद से इमेजेस को मूव करके कोई भी क्रिएशन जो बनाई जाती है उसे हम कंप्यूटर एनिमेशन कहते हैं। वो 2D भी हो सकती है, 3D भी हो सकती है। ये हमारे पास कुछ टाइप्स हैं इसकी एनिमेशन की। सबसे पहले ट्रेडिशनल एनिमेशन, इसमें ये आ जाता है कि कोई भी हाथ से बनाई हुई ड्राइंग जो हम अपने कॉपी पेंसिल से किसी भी पेज पे बनाते हैं, चाहे किसी की बिल्डिंग है, चाहे किसी की इंसान की हम शेप बना देते हैं, या किसी और चीज़ की, किसी भी ऑब्जेक्ट की हम जो इमेज ड्रॉ करते हैं बाय हैंड, इसे हम ट्रेडिशनल एनिमेशन कहते हैं। उसके बाद 2D एनिमेशन है, तो ये 2D प्लेन पे जो भी इमेजेस, बैकग्राउंड्स, कैरेक्टर्स वगैरह शो करवाए जाते हैं, इनकी मूवमेंट को 2D एनिमेशन कहा जाता है। और 3D एनिमेशन क्या है कि 3D एनिमेशन इज़ व्हेन कंप्यूटर जनरेटेड ऑब्जेक्ट्स अपीयर टू मूव थ्रू 3 डायमेंशन स्पेसेस। अब कोई भी 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट जो है वो 2D सरफेस पे जब शो करवाया जाता है तो उसकी मूविंग को हम 3D एनिमेशन कहते हैं। तो आज के इस लेक्चर के साथ इस कोर्स का भी अख्ताम हो चुका है। तो अब आपके पेपर्स हैं, तो पेपर्स के लिए आपने अच्छी तरह से तैयारी करनी है। इस वीडियो के जो कॉन्सेप्ट हैं वो आपने अच्छी तरह से क्लियर करने हैं, ताकि आपके MCQs और शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन अच्छी तरह से अटेम्प्ट हो जाएं। तो अब आपने मेरे लिए भी दुआ करनी है कि मेरा पेपर भी अच्छा हो जाए। अब मिलते हैं किसी और बुक के शॉर्ट लेक्चर्स में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।